बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के शब्दों की बनावट पर गौर करेंगे, खास तौर पर उन छोटे जादुई हिस्सों पर जो किसी शब्द के बिल्कुल शुरू में जुड़कर उसके मायने ही बदल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। हमारे पास जो सामग्री है वो एक स्रोत से आई है जिसका शीर्षक है उपसर्ग, हिंदी व्याकरण का शब्द बदलने वाला रहस्य। और आज हम इसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग क्या बला हैं, इनकी कितनी किस्में हैं और हिंदी के शब्दों के सागर में गोता लगाने के लिए इन्हें जानना क्यों जरूरी है। सोचिए, एक शब्द है वन, मतलब जंगल, हम्म। लेकिन जैसे ही इसके आगे उप लगता है ये बन जाता है उपवन, यानी बगीचा। है ना कमाल? हाँ, बिल्कुल। जंगल कहाँ और बगीचा कहाँ, बस एक छोटे से शब्दांश ने पूरा नजारा ही बदल दिया। बिल्कुल सभी सुनने वालों का अभिवादन। ये सचमुच हैरत अंगेज है कि कैसे भाषा के ये नन्हे निर्माण खंड अर्थ के इतने बड़े महल खड़े कर सकते हैं। उपसर्ग सिर्फ शब्द नहीं बदलते, वो हमारी सोच और अभिव्यक्ति को भी नई दिशाएं देते हैं। इन्हें समझना एक तरह से भाषा के इंजन को खोलकर देखना है कि वो चलती कैसे है, उसकी ताकत कहाँ से आती है। वाह, भाषा का इंजन, क्या बढ़िया उपमा है। तो चलिए इस इंजन के एक जरूरी पुर्जे यानी उपसर्ग को खोलकर देखते हैं। एकदम बुनियादी स्तर पर शुरू करते हैं। ये उपसर्ग असल में होते क्या हैं? क्या ये अपने आप में कोई शब्द हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं अक्सर थोड़ी उलझन होती है। उपसर्ग, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, अपने आप में स्वतंत्र शब्द नहीं होते। अच्छा। ये शब्दांश है, यानी शब्दों के सार्थक अंश। इनका अपना वजूद तभी है जब ये किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। इनका काम है उस मूल शब्द के अर्थ में या तो कोई बारीक बदलाव लाना, कोई विशेषता जोड़ना, या फिर कभी-कभी तो अर्थ को पूरी तरह उलट देना। बिल्कुल। जैसे हमने वन और उपवन का उदाहरण देखा। वन का अपना स्वतंत्र अर्थ है, उप का अकेले कोई मतलब नहीं है, पर वन से पहले जुड़ते ही ये एक नया, संबंधित पर अलग अर्थ बगीचा बना देता है। तो संक्षेप में कहें तो शब्दांश जो शब्द के शुरू में लगे और उसका अर्थ बदल दें। ठीक है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, शब्दांश हैं और शुरुआत में लगते हैं। अब हमारे स्रोत के मुताबिक हिंदी में उपसर्गों को उनके मूल स्रोत यानी वे कहाँ से आए हैं इस आधार पर बांटा जाता है। इसमें 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। संस्कृत से आए उपसर्ग, हिंदी के अपने विकसित हुए उपसर्ग, उर्दू और फारसी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग और कुछ ऐसे अव्यय शब्द जो उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये वर्गीकरण दिलचस्प लगता है। कैसे भाषा के विकास के बारे में भी कुछ पता चलता है? निश्चित रूप से ये वर्गीकरण हिंदी की यात्रा का एक तरह से नक्शा दिखाता है। ये बताता है कि हिंदी सिर्फ अपनी जड़ों मतलब संस्कृत से ही नहीं जुड़ी, बल्कि इसने रास्ते में दूसरी भाषाओं से भी बहुत कुछ सीखा और अपनाया है, खासकर उर्दू और फारसी से। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए शब्द निर्माण के तरीके भी विकसित किए हैं। ये हिंदी के ग्रहणशीलता और समृद्धि का प्रमाण है। हर स्रोत से आए उपसर्ग भाषा में एक अलग रंगत, एक अलग स्वाद जोड़ते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हिंदी की शुरुआत हुई, संस्कृत। स्रोत कहता है कि संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? बिल्कुल। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि वे संस्कृत से आप कह सकते हैं ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। ये अक्सर थोड़े औपचारिक या साहित्यिक शब्दों में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आम बोलचाल में भी इनकी कमी नहीं है। स्रोत में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे अति। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, सीमा से परे। अच्छा। अतिशय में लगा तो बहुत अधिक। उत्तम में लगा तो अत्युत्तम, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अच्छा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कभी-कभी संधि के नियमों के कारण उपसर्ग का रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे अति प्लस उत्तम में ई का य हो गया। हाँ, संधि के नियम। जी। एक और उदाहरण लें, अनु। इसका अर्थ है पीछे या समान। शासन में लगा तो अनुशासन, नियमों के अनुसार चलना। करण में लगा तो अनुकरण, पीछे पीछे करना, नकल। रूप में लगा तो अनुरूप, रूप के अनुसार। फिर है प्र, जिसका अर्थ है आगे, अधिक, विशेष। गति में लगा तो प्रगति, आगे बढ़ना, उन्नति। प्रगति, हाँ। योग, जुड़ना में लगा तो प्रयोग, विशेष रूप से जुड़ना या काम में लाना, एक्सपेरिमेंट। बल में लगा तो प्रबल, अधिक ताकतवर। इन उपसर्गों से बने शब्द अक्सर थोड़े गंभीर या कहें तो मानक हिंदी का हिस्सा लगते हैं। हाँ, अत्युत्तम, अनुशासन, प्रगति जैसे शब्द सुनकर लगता है कि ये भाषा के थोड़े संभ्रांत वर्ग से हैं।
अब अगर संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से हटकर देखें तो हिंदी के अपने उपसर्गों की क्या कहानी है? श्रोत इन्हें तद्भव उपसर्ग कहता है शायद। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं ये वे उपसर्ग हैं जो या तो संस्कृत के उपसर्गों के बिगड़े हुए सरल रूप हैं या फिर हिंदी ने अपने ही धातुओं या शब्दों से विकसित किए हैं। अच्छा, हिंदी के अपने। जी, ये अक्सर तद्भव शब्दों यानी संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए शब्दों के साथ ज्यादा लगते हैं और इनकी भाषा ज्यादा घरेलू, ज्यादा अपनी सी लगती है। जैसे श्रोत में अध उपसर्ग का जिक्र है जिसका मतलब है आधा। हाँ, आधा। पका से बना अधपका, मरा से अधमरा, खिला से अधखिला। ये शब्द रोजमर्रा की जिंदगी के हैं। सही। इसी तरह बिन है जिसका मतलब बिना या रहित, देखे से बिन देखे, मांगे से बिन मांगे, ब्याहा से बिन ब्याहा। बिन बुलाया मेहमान। हाँ, बिन बुलाया मेहमान। या फिर भर उपसर्ग है जिसका मतलब है पूरा, पेट से भर पेट, पूर से भरपूर, सक से भर सक। आप महसूस कर सकते हैं कि इन शब्दों में एक अलग तरह की सहजता है जो संस्कृत वाले उपसर्गों से थोड़ी अलग है। कु बुरा से कुपुत्र कुचाल या सु अच्छा से सुपुत्र सुडौल जैसे उपसर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं और अच्छाई बुराई का भाव सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ये तो बहुत स्वाभाविक लगते हैं, जैसे भाषा के साथ ही पनपे हों। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां हिंदी का दूसरी भाषाओं से मेलजोल हुआ। उर्दू और फारसी के उपसर्गों का हिंदी पर क्या असर पड़ा? स्रोत बताता है कि इन्होंने हिंदी को समृद्ध किया है। ये समृद्धि किस तरह की है? ये बहुत गहरी और बहुआयामी समृद्धि है। आप देखें तो भारत के इतिहास में लंबे समय तक फारसी राजकाज की भाषा रही और उर्दू आम लोगों के संपर्क की भाषा बनी। इस वजह से इन भाषाओं के हजारों शब्द और उनके बनाने के तरीके हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अब उन्हें अलग करना मुश्किल है। सही कहा। उर्दू फारसी के उपसर्गों ने हिंदी को खास तौर पर प्रशासनिक, कानूनी और भावनात्मक बारीकियां व्यक्त करने के लिए नए औजार दिए हैं। जी। श्रोत के उदाहरण देखें। कम जिसका मतलब है थोड़ा या हीन, जोर से बना कमजोर, अक्ल से कम अक्ल, सिन उम्र से कम सिन। ये शब्द एक तरह की कमी या न्यूनता का भाव देते हैं। कमजोर, कम सिन। हाँ। फिर है खुश यानी अच्छा या प्रसन्न, बू से खुशबू, हाल से खुशहाल, किस्मत से खुशकिस्मत, मिजाज से खुश मिजाज। ये सकारात्मकता लाते हैं। खुशबू तो बहुत ही आम शब्द है। बिल्कुल। एक और बेहद आम उपसर्ग है ना, जो नहीं का अर्थ देता है। ठीक है। पसंद से नापसंद, लायक से नालायक, समझ से नासमझ, मुमकिन से नामुमकिन। नामुमकिन भी। जी। जी। इसी तरह बद बुरा से बदनाम, बदबू, बदतमीज, बे बिना से बेईमान, बेवजह, बेघर, ला बिना से लापता, लावारिस, लाइलाज, सर मुख्य से सरताज, सरपंच, सरकार। लावारिस से तो जुमला मुझे आज भी याद है हमारा। जी। हाँ। ये उपसर्ग हिंदी के शब्द भंडार का आप कह सकती हैं अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। दर से बने दरअसल, दरमियान, दरकार जैसे शब्द भी देखिए, इन्होंने भाषा को एक खास किस्म की लचक और नफासत दी है। वाकई, नालायक, बेईमान, खुशबू। दरअसल ये शब्द तो ऐसे लगता है जैसे हमेशा से हिंदी के ही हों। ये दिखाता है कि भाषा कैसे समय के साथ बदलती और विकसित होती है। अच्छा, अब उस चौथी श्रेणी पर आते हैं, अव्यय, जो उपसर्ग की तरह काम करते हैं। जी। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। अव्यय क्या होते हैं और ये उपसर्ग कैसे बन जाते हैं? हाँ, ये श्रेणी थोड़ी तकनीकी जरूर है पर है महत्वपूर्ण। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक के कारण बदलता नहीं है। अच्छा, जिनका रूप नहीं बदलता। जी, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे और, लेकिन, धीरे, बाहर, नीचे। अब कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं, खासकर संस्कृत मूल के, जो जब किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं तो वे ठीक उपसर्ग की तरह ही उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इसलिए उन्हें कभी-कभी उपसर्गों की श्रेणी में ही गिन लिया जाता है या अलग से दिखाया जाता है। श्रोत में बहिः बाहर का उदाहरण है, जिससे बहिष्कार बाहर निकालना, बहिर्मुख जिसका मुख बाहर की ओर हो, एक्सट्रोवर्ट जैसे शब्द बनते हैं। बहिष्कार। हाँ, अधा नीचे से अधोगति, नीचे की ओर गति, पतन अधोपतन, नीचे गिरना। पुनः फिर से पुनर्जन्म, फिर से जन्म, पुनर्विचार फिर से सोचना। पुनर्विचार। हाँ, अंतः अंदर से अंतःकरण, अंदर का मन, अंतरात्मा।
ये शब्द मूल रूप से अव्यय हैं, लेकिन यहाँ वे शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल रहे हैं, इसलिए इन्हें उपसर्गों जैसा माना जाता है। इनका प्रयोग भी अक्सर थोड़ी औपचारिक या तत्सम प्रधान भाषा में होता है। समझ गया। तो ये अपनी प्रकृति में अव्यय हैं पर काम उपसर्ग वाला करते हैं। चलिए, अब तक हमने उपसर्गों की परिभाषा, उनके प्रकार और ढेरों उदाहरण देखे। अगर हमें सारी जानकारी का सार निकालना हो, उपसर्गों की मुख्य पहचान या विशेषताएं क्या हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? बिल्कुल, स्रोत के आधार पर हम कुछ मुख्य बिंदु रेखांकित कर सकते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, उपसर्ग हमेशा बिना किसी अपवाद के शब्द के शुरू में ही लगते हैं। प्रत्ययंत में लगते हैं, उपसर्ग शुरू में। ये पक्का नियम है। जी। दूसरी बात, ये अपने आप में पूरे शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनका काम ही है मूल शब्द के अर्थ में बदलाव लाना। ये बदलाव नया अर्थ देना हो सकता है, अर्थ को उलटना हो सकता है, या अर्थ में कोई खासियत जैसे अधिकता, कमी, अच्छाई, बुराई जोड़ना हो सकता है। चौथी और एक दिलचस्प बात, कई बार एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलता है, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अच्छा, दोनों एक साथ? जी। स्रोत में असामाजिक का उदाहरण था। यहां मूल शब्द है समाज। इसके शुरू में अ नहीं उपसर्ग लगा और अंत में इक से संबंधित प्रत्यय लगा, तो बना अ प्लस समाज प्लस इक बराबर असामाजिक। यानी जो समाज से संबंधित नहीं है। हाँ, यह सामाजिक नियमों के विरुद्ध है। एक और उदाहरण सोचें, अपमानित। यहां मान मूल शब्द है, अप बुरा उपसर्ग है और इत युक्त प्रत्यय है। अप प्लस मान प्लस इत बराबर अपमानित। यह दिखाता है कि शब्द रचना एक परतदार प्रक्रिया हो सकती है, जहां कई तत्व मिलकर अंतिम अर्थ बनाते हैं। ये चौथा बिंदु तो खास तौर पर शब्द निर्माण की जटिलता और सुंदरता को दिखाता है। वाकई उपसर्गों को समझना सिर्फ व्याकरण का नियम रटना नहीं है, बल्कि यह हिंदी के शब्दों के विशाल संसार को बेहतर ढंग से समझने, नए शब्दों के अर्थ का अंदाजा लगाने और अपनी भाषा को ज्यादा सटीकता से इस्तेमाल करने की कुंजी है। स्रोत भी यही सुझाव देता है कि पाठकों को शब्दों में उपसर्ग पहचानने का अभ्यास करना चाहिए। मुझे लगता है सुनने वालों के लिए भी ये एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। अगली बार जब कोई अपरिचित या लंबा शब्द सामने आए तो रुकें और देखें क्या उसमें कोई जाना पहचाना उपसर्ग छिपा है। शायद अ, अनु, प्र, बे, ला, भर। इससे उसका अर्थ समझना यकीनन आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं एक विचार पेश करना चाहूंगी जो स्रोत से ही प्रेरित है, लेकिन हमें भाषा की एक और परत पर सोचने को मजबूर करता है। हमने देखा कि उपसर्ग कैसे किसी शब्द में अर्थ जोड़ते हैं। अ जोड़कर नकारात्मक बनाते हैं, सु जोड़कर अच्छा बनाते हैं, प्र जोड़कर तीव्रता लाते हैं। हाँ। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी उपसर्ग का न होना भी अपने आप में एक अर्थ रखता हो? उसका न होना, ये कैसे? सोचिए, ऐसी स्थिति जहां आप किसी नकारात्मक उपसर्ग अ, कु, ना, बद की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन वहां सिर्फ मूल शब्द इस्तेमाल किया गया हो, क्या यह जानबूझकर किया गया चुनाव हो सकता है? क्या यह स्थिति की सामान्यता या तटस्थता या शायद किसी बात पर जोर ना देने की इच्छा को दर्शाता है? उदाहरण के लिए, पुत्र कहना बजाय कुपुत्र कहने के सिर्फ जानकारी देना है, जबकि कुपुत्र कहना एक नकारात्मक फैसला सुनाना है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो कभी-कभी उपसर्ग की अनुपस्थिति भी अर्थ निर्माण में एक भूमिका निभा सकती है, ये बताकर कि स्थिति सामान्य है या उस पर कोई विशेषण नहीं लगाया जा रहा। ये तो बहुत ही गहरा और सोचने लायक नुक्ता है कि अनुपस्थिति भी अर्थ का हिस्सा हो सकती है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी सूक्ष्म और संकेतों से भरी हुई है। इसी विचार के साथ मुझे लगता है हम आज की इस बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि उपसर्गों की ये दुनिया, जो पहले शायद थोड़ी डरावनी लगती हो, अब आपके लिए ज्यादा स्पष्ट और दिलचस्प हो गई होगी। हमारे साथ भाषा के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, शब्दों की परतों को खोलते रहें और अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी।